हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर बना दिए हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारे प्लेलिस्ट जो यूट्यूब के होम पेज पे होती है वहाँ पे भी आप चेकआउट करेंगे तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मंडी निरीक्षक, एसीएफ और जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप लिंक पर टैप करके अपने नाम और लोकेशन के साथ अगर मुझे भेजेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए ये ग्रुप अलग अलग है। उसमें मैं करंट अफेयर और आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करने होंगे मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलरेडी 150+ मेंबर है। आप ग्रुप का हिस्सा बनिए और आपको भी अच्छा लगेगा। एक और रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़रूर आखिरी तक बिना स्किप करे देखें। वीडियो में लाइक कमेंट कंपलसरी करें, उससे मेरा ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और यूट्यूब ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगा ये वीडियो को दूसरे यूज़र को। ठीक है, व्यूज़ जितना आएंगे मैं आपको कोशिश करूँगा कि दिन में दो वीडियो प्रोवाइड कर सकूं ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक है, तो अगर आप शेयर करते हैं वीडियो और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं उसके साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबाते हैं तो आपको हमारी वीडियो की पूरी जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह। तो प्लीज़ ये करिए। अगर ये करते हैं तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। लाइट इट भी, आप लोग प्लीज़ करिएगा। आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले कारक। और ये कारक 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, एक दूसरा मानवीय कारक हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। प्रीलिम्स और एसीएफ एग्जामिनेशन में इसमें हो सकता है डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 4-5 स्टेटमेंट बना के दे दे और सही गलत पहचानने बोले। हालांकि इस बार सीजीपीएससी ने इस टाइप का पैटर्न यूज़ किया है तो मेरे ख्याल से एसीएफ में भी दे सकता है। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। मेंस में लिखने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो सबसे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, उसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो मानवीय कारक में हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक आवासों की क्षति। ठीक है, जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को मनुष्य लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण और नए शहरीकरण के कारण लगातार उनके आवासों को क्षति पहुंचा रहा है, जिससे ऑब्वियस ही बात है जैव विविधता को क्षति पहुंच रही है। ठीक है, पेड़ वेड़ काट रहे हैं तो उससे भी जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। वनों का विनाश होने से क्या हो रहा है, जो भी आपके वन्य जीव जंतु है वो शहर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, शहर की ओर आ रहे हैं तो या तो उनको मार दिया जा रहा है या तो भूखमरी और बाकी सारे रीजन की वजह से वो मर जा रहे हैं। ये दोनों कारक आप लिख सकते हैं और इसमें ये डाल सकते हैं। वन्य जीवों का अवैध शिकार, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे बाघ की खाल बहुत महंगी मिलती है। आपकी जो हाथी का टस्क होता है, टस्क मतलब उसके दांत, हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है। वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वीरप्पन जो आपके नीचे तमिलनाडु साइड रहता था, आपके नीलगिरी हिल में, क्या करता था वो? चंदन की तस्करी करता था। ठीक है, रेड सैंडल बहुत महंगा मिलता है और साथ साथ ये हाथी दांत का भी अवैध तस्करी करता था। ठीक है, तो इसके अलावा वन्य जीवों के अवैध शिकार में अगर आप देख सकते हैं तो एक सींग वाले गैंडे का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। इसके अलावा जो आपके दच्चीग्राम नेशनल पार्क में आप स्थित है जो हंगुल, जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, उसका भी अवैध शिकार किया जा रहा है, क्योंकि उससे बोलते हैं कि क्या कहना चाहिए, मर्दानगी बढ़ाने वाली दवा बनती है। ठीक है, तो अवैध शिकार के सारे रीजन है, मैंने आपको छोटे छोटे बता दिए। प्रदूषण से भी जैव विविधता को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं जितना एलैबोरेट करना चाहे। प्रदूषण में तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है, एक लिमिट तक अगर हम लोग जैसे कि मान लीजिए हम लोग को वन की तो ज़रूरत पड़ेगी, कागज़ बनाना है, लेकिन हम लोग कागज़ बनाना तो पेड़ तो काटते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिमिटेड एरिया में कल्टीवेशन करके उसको काटें और उसके बाद उतने एरिया में अपना रोपण करें, ठीक है, तब तो सही है। लेकिन अगर हम लोग एक्सेस दोहन करने लगे अगर जंगलों से, तो ये नुकसानदायक है, तो उससे जैव विविधता को क्षति भी पहुँचती है। आक्रमणकारी विदेशी प्रजाति का प्रवेश। ठीक है,
इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग के देश में पंडित लाल बहादुर शास्त्री, पंडित थे, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, हमारे भारत के सेकंड प्रधानमंत्री। और उस समय में उन्होंने हमारे देश में, जैसा आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ा फेमाइन आया था, मतलब फेमाइन मतलब अकाल आया था। तो उन्होंने बोला था कि जय जवान जय किसान का नारा दिया कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश को व्रत लेने का वो कॉन्सेप्ट दिया था। वो खुद एक दिन व्रत रखते थे, क्या के लेकिन हमारे पास खाद्यान्न भंडार उतने नहीं थे। लेकिन हमने क्या किया, उस समय में मजबूरी में अमेरिका से गेहूं और चावल वगैरह का आयात कर लिया। गेहूं का शायद किया था मेरे ख्याल से, और गेहूं तो आई उसके साथ एक विदेशी प्रजाति आ गई जिसको नाम था पार्थेनियम। अब पार्थेनियम आपने देखा होगा, वाइट वाइट उसमें फूल लगे होते हैं और ये नदी वदी के आसपास बहुत मिलते हैं। मैंने तो देखा है, आपने देखा कि नहीं देखा। ये पार्थेनियम क्या करता है, एक प्रकार का खरपतवार है और इसकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है और ये हमारे मेन जो सोर्स है उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये गेहूं के साथ आया और ये हमारे देश की एक विकट समस्या बन गई। तो इस तरीके से खरपतवार वगैरह का बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ों से यहाँ पे आ जाना, वो हमारे देश मतलब जितने भी खाद्यान्न और सोर्सेस को प्रभावित करता है। इसके साथ वो लोकल जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोरोना भी इम्पोर्टेड है ना, हमारे देश का नहीं है। लेट इट बी। जीनांतरित बीजों का विस्तार। ठीक है, अब आपने इसके बारे में सुना होगा, आपने बैंगन देखे होंगे छोटे छोटे साइड के, जिसको बीटी बैंगन बोलते हैं। ठीक है, पहले भारत सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि नहीं लगाया मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर चर्चा बहुत हुई थी। बीटी बैंगन का मतलब होता था बैंगन के किसी जीन सीक्वेंस में परिवर्तन करके ऐसा बैंगन बनाना जो कि आपके क्या बोलते हैं, जो कीट वगैरह हैं जो हमारे नेचर में रहते हैं, वो उस बैंगन को प्रभावित ना कर पाए। मतलब बैंगन का कम से कम नुकसान हो, उसका प्रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छे से हो सके, इसलिए हम लोग उसके जीन सीक्वेंस में चेंजेस कर देते हैं। उसको बोलते हैं बीटी बैंगन बनाना। ठीक है, तो ये बीटी बैंगन वाला जो टेस्ट है, मतलब जीनांतरित बीज मतलब क्या था, पहले इसको कॉटन में यूज़ किया जाता था। ठीक है, कॉटन में तो सही है क्योंकि कॉटन को हम लोग खाते नहीं है, लेकिन अगर ऐसे जीन का परिवर्तन कर दिया जाता तो उसको तो हम लोग खा रहे हैं ना, बैंगन को। ठीक है, तो इस टाइप के जो जीनांतरित बीज का विस्तार होने से क्या हो गया, जो कीड़े वीड़े जो उसको बैंगन को खाते थे कभी, वो तो अब भूखमरी से मर जाएंगे ना। तो एक तरीके से तो हमारा जैव विविधता का नुकसान है, क्योंकि उनका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है ना। ठीक है, इसके अलावा ये अब उतनी स्टडी तो उस पर हुई है कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये आसपास के जितने भी नेचुरल फूड्स को प्रभावित तो कर रहे हैं ना। सो आप इसमें ये बीटी बैंगन का एग्जाम्पल दे सकते हैं इस पॉइंट पे। अनियंत्रित पशु चराई एक लिमिटेड लेवल पे की जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनियंत्रित करने से क्या हो गया, जो पशु रहते हैं वो पौधे के वो हिस्से खा जाते हैं जो कि उनके प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। तो जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं बना पाएंगे तो मर जाएंगे। तो नियंत्रित ठीक है, लेकिन अनियंत्रित करना बेकार है। उसके अलावा जो सेकंड कारक हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक कारकों से भी जैव विविधता प्रभावित हो रही है। पहला तो आप जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, तो उससे भी जंगलों में आग लग गई, वनाग्नि जिसको बोलते हैं। इसका एक अच्छा हिंदी टर्म बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करो अभी तुरंत। वनाग्नि को और क्या बोलते हैं, इसका पर्यायवाची क्या है? इसको बोलते हैं दावानल। ठीक है, और आपके जो हिंदी भी है यार, एसीएफ में ऐसा मजाक मत लेना, और अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। अगर देखो तो वनाग्नि, जंगलों में लगी आग को दावानल बोलते हैं। ठीक है, जंगलों में आग लगने से भी जैव विविधता प्रभावित हो रही है। किसी लोकल बीमारी से पेड़ पौधों में नुकसान हो रहा है, उससे भी जैव विविधता प्रभावित हो रही है। दुर्घटनाएं में ये आप ऐड कर सकते हो कि हमारे देश के अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर पढ़ोगे, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था, काफ़ी सारे हाथियों की डेथ हो गई थी आपके ट्रेन के सामने आ जाने से। ठीक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी तो चाहिए, ज़रूरी है ना। ठीक है, सड़क दुर्घटना और रेलवे ट्रैक से बहुत सारे हाथियों की मृत्यु दार्जिलिंग और आपके असम के रीजन में हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। तो ये हमने देखा कि जैव विविधता से
को क्षति किस प्रकार पहुंच रही है। इसके बाद ये एक टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक, मानव और वन्य जीवों के मध्य संघर्ष। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, इसको मैं बता दूं क्या फटाक से ऐसे? नहीं, चलिए इसको थोड़ी देर में देखते हैं और मैं लिख के आपको बता देता हूँ। तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, उसमें है, टॉपिक का नाम है आपका मानव और वन्य जीवों के मध्य संघर्ष। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में जैसा कि मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता भी होगा, आप लिख भी सकते हैं इसको। पहला तो जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से हमारे जो शहरीकरण है वो बढ़ा, तो शहर कहाँ बनाएंगे? जंगल को काट के ही बनाएंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके क्षेत्र पे अगर हम लोग कब्जा करेंगे तो वो हमारे क्षेत्र में आना चालू कर देंगे। ठीक है, वैसे वो उनका ही क्षेत्र था लेकिन हमने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने से ये प्रॉब्लम हो रही है, मानव और वन्य जीवों के मध्य लगातार संघर्ष हो रहा है। ठीक है, सेकंड है आपका वनों की खेतों एवं बस्तियों में रूपांतरण। ठीक है, लगभग सिमिलर पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट जो लिख सकते हैं आपका, आदिवासियों का वनों में आश्रित होना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे देश में आदिवासी लोग जो हैं, खासकर छत्तीसगढ़ की बात ले लो यार, बैगा आदिवासी साजा वृक्ष की पूजा करते हैं। उरांव जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, सरहुल त्यौहार मनाते हैं, वो साल वृक्ष में फूल आने के मतलब एवज में मनाते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनकी पूजा भी करते हैं, उनसे जो स्रोत है वो लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो जंगल में रहेंगे तो उनके बीच में लड़ाई तो होगी। इसके अलावा है दावाग्नि। दावाग्नि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था क्वेश्चन, अगर आपने कमेंट किया होगा तो वही है। जंगलों में आग लगने से क्या है, जो जंगलों में आग क्यों लगती है? एक तो होता है अपने से लग जाती है, एक तो हम लोग खुद लगाते हैं। और हम लोग खुद क्यों लगाते हैं? एक प्रकार की खेती होता है जिसको झूम कृषि बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई सारे आदिवासी लोग जो हैं वो झूम कृषि करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिद्दा, बेवार। ठीक है, पिद्दा अबूझ माड़ियों का बेवार, आपके बैगा आदिवासी हुआ, ये एक प्रकार की झूम कृषि है। ठीक है, विचरण, अब जीव जंतु का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो जंगलों में घूमते रहते हैं, लेकिन वो घूमते घूमते इंसानी बस्ती में कब पहुंच जाते हैं वो उनको खुद को पता नहीं होता, तो उससे टकराव होता है। ठीक है, आपने सुना होगा यार, हमारे जो जशपुर के व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो, उनको तो पता ही होगा, जशपुर के एरिया में जहाँ पे गुमला नेशनल पार्क है आपके झारखंड में, वहाँ से जितने भी हाथी है वो इधर माइग्रेट करके आ जाते हैं। ठीक है, और जशपुर में हाथियों की बहुत समस्या है, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो लेमरूट एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की है, करीब 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसका। ठीक है, करंट का टॉपिक है ना तो वो परियोजना बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो जशपुर और रायगढ़ के ऊपर वाले एरिया में हमेशा लगभग कन्फ्लिक्ट बना रहता था हाथियों और इंसानों के बीच में। तो उसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब इसका उपाय क्या है? उपाय तो पहला तो यही है कि आपको रिजर्व फॉरेस्ट बढ़ाने होंगे, अभ्यारण्य और आपके नेशनल पार्क, इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बढ़ाना पड़ेगा तो आदमी के रहने की भी जगह होनी चाहिए ना, क्योंकि हमको तो जिंदा रहना ना। तो साथ में हमको जिंदा उनको भी रखना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंड है आपके लिए जागरूकता। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि आपके कस्तूरी मृग को मारा जा रहा है कि इसके लिए मर्दानगी बढ़ाने वाली दवा बनाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे लोगों को, जो लोग उसको मार के उसकी कस्तूरी को खा के ऐसा सोचता है कि हम लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और वन्य जीवों को मारने से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ऐसे लोगों को जागरूक किया जाएगा तभी वन्य जीव बच पाएंगे। तीसरा है आपका वन नीति में परिवर्तन। इसमें आप ऐड कर सकते हो कि हमको एक ग्रोथ चाहिए, हमारी जाति मतलब मानव जाति का ग्रोथ, पर ग्रोथ ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, मतलब बिना हमारे पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ग्रोथ हमारे क्या करना चाहिए, हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए हितकारी है। तो हमको वन नीति में परिवर्तन करने की ज़रूरत है।
ठीक है, इतनी सारे पॉइंट आप ऐड करेंगे अगर, आपका एक अच्छा खासा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो एक और टॉपिक देखेंगे जो कि थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। इस टॉपिक का एक हाफ हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा हाफ हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों हाफ को एक ही दिन में पढ़ाने लगा तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा और वीडियो की साइज बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे अब अभी संकटापन एवं स्थानीय प्रजातियाँ क्या होती है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो पूछना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थानीय प्रजातियाँ क्या होती है। स्थानीय प्रजातियाँ का मतलब वो होता है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में स्थित एक प्रकार की प्रजाति जो उसी क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलेगी, तो इस तरीके की प्रजाति को बोला जाता है स्थानीय प्रजाति। अब वो प्रजाति जीव जंतुओं की भी हो सकती है, वो प्रजाति पादपों की भी हो सकती है। ठीक है, भारत में 5000 स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, ये याद रखना। जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 7 प्रजातियों को स्थानीय प्रजाति घोषित किया गया और ये पादपों की प्रजाति है मेरे ख्याल से। सबसे पहले आपका खीप, अब ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये रायगढ़ में मिलता है। सेकंड है आपका केवांच। केवांच तो मैं जानता हूँ, और वो एक छोटा सा फल टाइप का होता है, उसको घिसने से क्या बोलते हैं, खुजली होती है। ठीक है, और जिस एरिया में मैं पहले रहता था वहाँ पर नदी के किनारे केवांच तो आसानी से मिल जाता था, और बच्चे लोग क्या करते थे, होली के जो बैलून्स नहीं भरते हम लोग, वो बैलून के अंदर में वो केवांच डाल देते थे, तो उससे खुजली होती थी थोड़ी देर के लिए। तो वो केवांच एक स्थानीय प्रजाति है और ये भूपदेवपुर और रायगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, मतलब वहाँ के लिए उसको स्थानीय प्रजाति घोषित किया गया है। एक है सोफेरा बेकरी, ये भी मेरे को नहीं पता क्या होता है और ये जशपुर में मिलता है। तो प्लीज़ रायगढ़ और जशपुर वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को बताइए कि खीप क्या होता है और ये सोफेरा बेकरी क्या होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है इसका। कमेंट करना जरूर याद से, मेरे को भी पता चला क्या होता है। सेकंड है आपका संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति वो प्रजाति होती है कि जो कि आपके भविष्य में जिसके समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, तो हमारे जो वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1963 में मेरे ख्याल से, और उसका नाम है आयुष्मान। ठीक है, ये ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम और आपका स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन दोनों को मिला के, जीएसपी का मतलब ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम और स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, ये दोनों है ना, एसएससी वाला एग्ज़ाम वाला नहीं है ना, इन दोनों के सहयोग से आईयूसीएन जो है वो एक बुक जारी करता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेड डाटा बुक, और इसमें डिटेल होती है जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनके बारे में। ये संस्था क्या होती है इसके बारे में डिटेल हम लोग बाद में एक टॉपिक पे करेंगे। फिलहाल तो यही जान लो क्योंकि आईयूसीएन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, आईयूसीएन के अनुसार विश्व में 16,000 प्रजातियां जो है वो संकटग्रस्त हैं। भारत में 995 प्रजाति जो है वो संकटग्रस्त की श्रेणी में आती है, जिसमें से 15 आपके हैं, जिसमें से 15 प्रजाति आईयूसीएन के द्वारा जो डिक्लेयर्ड है वो है पक्षियों की प्रजाति, 12 है आपकी स्तनधारियों की प्रजाति और 18 है आपकी उभयचरों की प्रजाति। उभयचर मतलब एम्फीबियंस बोलते हैं, जो कि आपके जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और उसको करना। हाँ, एक चीज़ करेक्शन करना, नीलगिरी ताहर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये पहाड़ी शेर को बोलते हैं, तो मुझसे गलती हो गई। ये पहाड़ी शेर नहीं, ये हिरण के टाइप दिखता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है, और ये नीलगिरी में मिलता है, नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लेना क्योंकि वो पहाड़ी शेर को ताहर नहीं बोलते हैं। कुंवर मतलब पहाड़ी शेर होता है मेरे ख्याल से, उसको भी एक बार चेक कर लेना ना, ये मैं अपने से बता रहा। हिम तेंदुआ के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कि आपके ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, और ये बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश का आपका राजकीय पशु है। इसको, और ये बहुत रेयर दिखता है और रात में दिखता है, इसलिए इसको पहाड़ों का भूत भी बोलते हैं। ठीक, तो हिम तेंदुआ एक, देखो इसका लोकेशन याद रखना, और ये सारे जीव जो हैं वो संकटाग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, इसके बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आप ये जान लो कि कहाँ कहाँ और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है वो एक बार देख लो, और ये स्पेसिफिकली दिया हुआ बुक में, तो उसको मैं बता रहा हूँ।
हिम तेंदुआ आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में फैक्ट्स, और ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और इसके बाद है आपका गंगा डॉल्फिन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? कमेंट करके बताइए प्लीज़। ठीक है, सब नाम वाम के साथ ना अगर पढ़ रहे हो तो। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है और गंगा में ही रहती है। ठीक है, और इसको भारत का राजकीय जल जीव घोषित किया गया। ठीक है, नीलगिरी तहार जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके नीलगिरी हिल्स में मिलता है और वेस्टर्न घाट में, और जो आपके नीलगिरी पर्वतमाला वहाँ पे निवास करता है। इसके अलावा आपके तमिलनाडु की सरकार ने इसको राजकीय पशु घोषित किया है। उसके बाद है आपका संगाई, या फिर उसको थामिन भी बोलते हैं, उसको ब्राउ एंटलर डियर भी बोलते हैं ना। तीनों नाम याद रखना, संगाई, थामिन, ब्राउ एंटलर डियर। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना। ये एक स्पेसिफिक जगह में पाया जाता है जिसका नाम है लोकटक लेक। ठीक है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक। ठीक है, वो एरिया का नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक। ठीक है, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग आपका क्या कहना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड, वहाँ पर जो जीव पाया जाता है उसका नाम है संगाई, या फिर उसको बोलते हैं थामिन, या फिर एंटलर डियर। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा ना, यूपीएससी से लेकर एसएससी से लेकर जितने एग्जाम देखोगे उसमें आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ये क्वेश्चन और आपका ऑलिव रेडली टर्टल और ये लायन टेल्ड मकाक आपको बहुत बार दिखेगा। मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, पहली क्लास में मैं चिल्ला रहा हूँ लायन टेल्ड मकाक, हो सकता है इस बार भी पूछ दे आपको। तो ये याद रखना, आपके मणिपुर का राजकीय पशु है और ये वहीं पे मिलता है एंटलर डियर। उसके बाद है आपका सुनहरा लंगूर, और सुनहरा लंगूर बेसिकली आपके तिब्बत के क्षेत्रों में मिलता है। आपके चीन और तिब्बत के क्षेत्रों में पाया जाता है सुनहरा लंगूर। थोड़े बहुत आपके आसाम और त्रिपुरा में भी मिलता है ये सुनहरा लंगूर। ठीक है, उसके बाद है आपका लॉयन टेल्ड मकाक, और इसके बारे में मैं तो 100 बार बोल चुका हूँ। लॉयन टेल्ड मकाक, इसकी जो पूंछ होती है वो शेर के टाइप होती है, इसलिए इसको लॉयन टेल्ड मकाक, ठीक है, या फिर सिंह पूंछ बंदर बोलते हैं ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये आपके वेस्टर्न घाट में मिलता है। इसके बाद है आपका चीरू या एंटलोप डियर, और ये आप देखे होंगे आप डिस्कवरी वगैरह में, मेरे को श्योर हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये बेसिकली आपके तिब्बत पे पाया जाता है ये चीरू। ठीक है, और जाके सबकी फ़ोटो देखना एक बार कैसे दिखता है सब लोग ना। मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं हालांकि दिखा सकता हूँ लेकिन दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके लिए मेरे को और एडिट करना पड़ेगा वीडियो। इसके बाद है आपका पेंगोलिन। पेंगोलिन तो आप जानते होंगे, एक कछुए टाइप का दिखता है और ना चींटी वीटी खाता है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, और छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है ये मेरे को आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। एक है फिशिंग मिल्ली। फिशिंग मिल्ली क्या होती है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ इसमें जो एरिया दिया हुआ है वो याद रखना, आपके हिमालय के तराई क्षेत्रों में, नागपुर वगैरह के क्षेत्रों में भी पाया जाता है ये फिशिंग मिल्ली। इसके अलावा और कहाँ दिया हुआ है, मैनग्रोव्स, ज्वारी क्रीक वगैरह में ये मिलता है फिशिंग मिल्ली। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विलुप्त जीव कैसे का क्राइटेरिया क्या है, वनों से विलुप्त का क्राइटेरिया क्या है। ये सारी चीज़ें आपको उसका क्राइटेरिया वगैरह याद रखना है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए, विथ बेल नोटिफिकेशन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के पैसे नहीं हैं, या फिर वे मंडी निरीक्षक, एसीएफ, सीजीपीएससी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ग्रुप की कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।